वेलकम एवरीवन। पार्टिकल फिजिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 35 में से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि उनके आंसर किस तरह से होंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सभी 35 क्वेश्चंस की PDF हमने आपको अवेलेबल करवाई थी और जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से ढूंढने की कोशिश करें। पहले आप खुद से सोचें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं मिलता है या आप और जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हैं बट इसकी एक लिमिटेशन है, तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप बुक से उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम पैरिटी तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, आज उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज कॉन्जुगेशन? और सी पैरिटी। चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री या सी पैरिटी सिमेट्री क्या होती है? जैसा कि नाम से ही है कि ये चार्ज के सिमेट्री पर डिपेंड करता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। सपोज ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी इसके बीच में कोलम्बियन फोर्स वो रिपल्सिव नेचर की होगी। अब हम इन दोनों चार्जेस को रिप्लेस कर देते हैं इनके एंटाई चार्जेस से, एंटाई पार्टिकल से जिनके चार्जेस नेगेटिव हैं, और इनके बीच में सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अगर डिस्कस करें तो पाते हैं कि सेम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों के बीच में वो भी सेम होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रही है वो इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि जो फोर्स अप्लाइड है वो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अप्लाइड है या दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में अप्लाइड है, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम डायरेक्शन का भी है। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि बस दो चार्जेस लगे हुए हैं, दो चार्जेस हैं, चार्जेस का नेचर आपको पता नहीं है और वैल्यू दे दी जाए और ये पूछा जाए कि कौन से चार्जेस पे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे या नेगेटिव चार्ज पे, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं वो इस तरह के सिमेट्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं और इसी सिमेट्री को चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री या सी पैरिटी कहते हैं, जिसका मतलब कि अगर किसी सिस्टम में या किसी रिएक्शन में चार्जेस को या किसी पार्टिकल को उनके एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो भी वो सिस्टम या वो रिएक्शन एज इट इज़ परफॉर्म होती रहेगी जैसे पहले परफॉर्म हो रही थी। इसे ही चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री या सी पैरिटी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें। Electromagnetic force cannot distinguish the nature of two equal charges. This symmetry is known as charge conjugation सिमेट्री। जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, और अगर चार्जेस को इनके एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही अप्लाइड होगा, सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों इवेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकती है। तो ये जो सिमेट्री है इसे चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री कहते हैं। इसे नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, एक्सप्लेन द CP conservation for a neutrino. वेल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। CP कॉन्जर्वेशन हमें एक्सप्लेन करना है फॉर अ न्यूट्रिनो। तो इसके लिए एक न्यूट्रिनो पार्टिकल कंसीडर करते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हमने लिया है और पार्टिकल है, एंटाई पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रिनो है। हमने पिछले ही क्लास में इस बात को डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले होते हैं। नेचर में जितने भी न्यूट्रिनोज अभी तक मिले हैं वो सभी न्यूट्रिनोज लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले हैं। और किसी न्यूट्रिनो के लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का मतलब है कि इनके स्पिन और मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो अगर हमने एक न्यूट्रिनो कंसीडर किया है तो सपोज कि इसके मोशन की डायरेक्शन ये है, तो इसके स्पिन की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का न्यूट्रिनो है। अब इस न्यूट्रिनो पर हम चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई करते हैं। चार्ज कॉन्जुगेशन, जैसा कि हमने अभी कहा कि जब भी आप किसी सिस्टम पर चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम अपने एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हम इस न्यूट्रिनो को इसके एंटाई पार्टिकल एंटाई न्यूट्रिनो से रिप्लेस कर दें यूजिंग द C पैरिटी, तो और किसी क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा था वैसा ही बना रहेगा, मोशन की डायरेक्शन और स्पिन, और ये भी लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का होगा। बट प्रॉब्लम ये है, न्यूट्रिनो को हमने चार्ज पैरिटी कॉन्जर्वेशन लगाया है, चार्ज पैरिटी लगाई है, तो ये अपने एंटाई पार्टिकल में रिप्लेस हो गया है। अब जो हमें एंटाई न्यूट्रिनो मिला है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का मिला है, क्योंकि चार्ज कॉन्जुगेशन लगाने से सिर्फ चार्ज पर फर्क पड़ता है, या पार्टिकल अपने एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस होता है, उसके मोशन और स्पिन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस हुआ और इस हिसाब से ये एंटाई न्यूट्रिनो जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का होना चाहिए। बट वू के एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कि सभी एंटाई न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले होते हैं, विच मीन्स ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी न्यूट्रिनो पर C पैरिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये C पैरिटी सिमेट्री को फॉलो नहीं करते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह का न्यूट्रिनो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम इस पर C पैरिटी अप्लाई ना करके P पैरिटी अप्लाई करते हैं। वेल, P पैरिटी में पार्टिकल सेम रहता है, लेकिन जब आप पैरिटी अप्लाई करते हैं तो उसके मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। मैं रिकॉल कर दूं कि पैरिटी को नॉर्मली मिरर इमेज से रिप्लेस किया जाता है। तो अगर पार्टिकल राइट साइड की तरफ मोशन में है तो उसके मिरर इमेज में वही पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन में दिखाई देगा। तो अगर ये न्यूट्रिनो राइट डायरेक्शन में मोशन में था तो जब आप पैरिटी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अब ये हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पैरिटी का स्पिन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पिन की डायरेक्शन सेम रहती है। दैट मीन्स जब आप न्यूट्रिनो पर P पैरिटी अप्लाई करते हैं तो ये चेंज होकर लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी से राइट हैंडेड हेलिसिटी का हो जाता है, क्योंकि अब मोशन और स्पिन की डायरेक्शन सेम है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो नेचर में जितने भी जो न्यूट्रिनोज पाए जाते हैं वो सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले होते हैं, लेकिन जब आप P पैरिटी अप्लाई कर रहे हैं तो वही न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी का हो गया है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो न्यूट्रिनोज P पैरिटी सिमेट्री को भी फॉलो नहीं करते हैं। अब हम इस पर CP कॉन्जर्वेशन अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स आपको P पैरिटी भी अप्लाई करनी है और C पैरिटी भी, दोनों एक साथ। तो P पैरिटी हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इसी पर अब हम C पैरिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पर आपको C पैरिटी अप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिनो है तो अपने एंटाई पार्टिकल से रिप्लेस हो जाएगा एंटाई न्यूट्रिनो से, और पैरिटी का C पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मोशन और स्पिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों सेम रहेंगे, स्पिन और मोशन भी। ये एंटाई न्यूट्रिनो है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो राइट हैंडेड हेलिसिटी का होगा। और एग्जैक्टली नेचर में जितने भी एंटाई न्यूट्रिनो पाए जाते हैं वो सभी राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही होते हैं, इसलिए ये पार्टिकल पॉसिबल है
विच मीन्स कि आप न्यूट्रिनो पर सीपी कॉन्जर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और न्यूट्रिनो सीपी कॉन्जर्वेशन को फॉलो भी करता है। उस न्यूट्रिनो पर जब भी आप सी पैरिटी और पी पैरिटी अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्जर्वेशन रूल बनी रहेगी, वैलिड रहेगी, ये जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ हमने सी पैरिटी अप्लाई की थी, अब हम पी पैरिटी अगर अप्लाई कर दें तो अगेन वही बात, जैसे ही आप पी पैरिटी अप्लाई करेंगे तो एंटी न्यूट्रिनो ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल पर चेंज नहीं होगा, जस्ट मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। मोशन राइट हैंड साइड में है तो अब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, स्पिन सेम, और ये आपको नया पार्टिकल मिल जाएगा जो कि पॉसिबल है। इसे डायरेक्टली लिखें तो इसे लिख सकते हैं सीपी चेंज। इस तरह से न्यूट्रिनो सीपी कॉन्जर्वेशन को बनाए रखती है, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट है हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्सेज आर। सिंपल से है, आप जानते भी होंगे कि नेचर में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। हमारा सबसे वेल नोन और सबसे पुराना नोन जो फंडामेंटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, अप्लाई होते हैं, जबकि वीक फोर्स जो है वो वीक डिकेज में, या यूँ कहे कि किसी रेडियो एक्टिव डिके के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वही बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिज्म के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 2 मास वाले पार्टिकल के बीच में अप्लाई होता है। बट बाद में जब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की तो उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए मास का होना ज़रूरी नहीं है, मासलेस पार्टिकल भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते उनके पास कुछ एनर्जी हो। फॉर एग्जांपल फोटॉन, जो लाइट होती है जिसका क्वांटम फोटॉन होता है, फोटॉन भी ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई एक्सपीरियंस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मासलेस और मास दोनों वाले पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनके पास एनर्जी होनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिज्म या मैग्नेटिज्म में से दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। वीक फोर्स रेडियो एक्टिव डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स हालांकि नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन रेंज इसकी ही सबसे कम है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही कन्फाइन होकर बना रहता है। तो ये 4 नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आगे बढ़ें तो does electromagnetic force interact with neutral particle like neutron? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है या नहीं। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंट्रैक्शन करते होंगे। इसके अलावा जो पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हो या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करते हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इनसे इंट्रैक्शन कर सकता है। क्यों? इस पर चार्ज नहीं है, बिल्कुल चार्ज नहीं है तो कोलम्बियन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का अपना स्पिन है जो कि स्पिन की वैल्यू हाफ होती है। अब चूंकि न्यूट्रॉन का अपना स्पिन है तो उस स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा जो कि एक स्पिन
एंगुलर जो कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, और किसी पार्टिकल के अराउंड प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक मोमेंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे में ये स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड के साथ ईजिली इंट्रैक्शन कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगा। पार्टिकल इंट्रैक्शन कर सकते हैं बशर्ते कि वो किसी तरह का मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हो। तो ऐसे में 4 डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसे हम चार्ज और स्पिन से यानी मैग्नेटिक मोमेंट से डिस्टिंग्विश करते हैं। सपोज फर्स्ट केस में पार्टिकल के पास चार्ज भी है और मैग्नेटिक मोमेंट भी है, विच मीन्स स्पिन भी है। ऐसा कोई पार्टिकल जिसके पास ये दोनों हो, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पर -1 का एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, फर्मियन है जो कि एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। सेकेंड कि चार्ज नहीं हो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जरूर हो। तो अभी हमने कहा न्यूट्रॉन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो नहीं है लेकिन उसका स्पिन है जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है। थर्ड है कि चार्ज तो हो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो। ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल है पाइऑन, पाई प्लस माइनस। पाई मेजॉन पार्टिकल्स के स्पिन 0 होते हैं, तो पाई प्लस और पाई माइनस दोनों पर ही चार्ज है, लेकिन चूंकि स्पिन 0 है तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा और अपने चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है कि दोनों ही अवेलेबल ना हो, ना चार्ज हो ना स्पिन हो। ऐसा पार्टिकल है पाई न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पाई मेजॉन जो है, जो ना तो उसके पास स्पिन है और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि गिवन पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करेगा या नहीं। जस्ट आपको ये चेक करना है कि उसके पास चार्ज है या स्पिन है या दोनों में से कोई एक अवेलेबल है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? वेल, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि बुक पढ़ते वक्त हम कई बार ये चीज़ पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के जो क्वांटा यानी एक्सचेंज पार्टिकल है वो पाइऑन है और कुछ जगहों पे हम उसे ग्लूऑन भी पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा? सो अगर एक लाइन में आप इसका आंसर जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल यानी क्वांटा क्या है, तो इसे हम ग्लूऑन ही कहेंगे, पाइऑन को नहीं कहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाइऑन इसका एक्सचेंज पार्टिकल नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों, ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। बट फिलहाल के लिए इस बात को ध्यान में रखें कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्लूऑन है और ये आंसर आपका ग्लूऑन ही रहेगा तब तक जब तक कि सिचुएशन को डिटेल में नहीं बताया जाए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर डायरेक्ट पूछा गया है स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा क्या है तो वो नो डाउट ग्लूऑन ही है, बट पाइऑन हो सकता है। कैसे, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ग्लूऑन और पाइऑन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्लूऑन है या पायोन है। पहले सिंगल लाइन में इसका आंसर दें तो दोनों ही इसके एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, बट प्रिसाइजली कहें तो ग्लूऑन ही होगा। अब मैं दोनों क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह है, एक्चुअली होता यह है कि जब आप एक न्यूक्लियस को इमेजिन करते हैं तो एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, और चूंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा भी होगा। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 या न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में जो लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनका जो क्वांटा है या एक्सचेंज पार्टिकल वो पायोन है। लेकिन खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इसमें से कोई एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं जो कि 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना है, और एक प्रोटॉन ले लेते हैं जो कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। और ये जो क्वार्क्स हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं, और इनका भी अपना एक क्वांटा होगा। इस फोर्स का, इस स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो क्वांटा होता है, जो कि अप क्वार्क अप डाउन क्वार्क या डाउन डाउन क्वार्क के बीच में जो लग रहा है, इसका क्वांटा या एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन है। तो दोनों में अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं, बट एक न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है उसका एक्सचेंज पार्टिकल पायोन है। लेकिन वो खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अप और डाउन क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, और इन अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है उनका क्वांटा ग्लूऑन कहलाता है। फिर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा ग्लूऑन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी बात करें तो वो खुद भी तो क्वार्क से ही बने हैं, और उनके बीच जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसी को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा कंसीडर करते हैं। बट अगर क्वेश्चन को बिल्कुल ही डिटेल में पूछा गया है कि पायोन हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल पायोन भी इसका क्वांटा हो सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल काम करते हैं वो पायोन ही होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हिसाब से, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है sorry 22. For a massless exchange particle corresponding force have infinite range, but for massless gluon strong force do not have इनफाइनाइट रेंज। वाई? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखा गया है कि नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और उनके एक्सचेंज पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में एक बहुत ही प्रिसाइज सा रिलेशन है। वो ये कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वांटा प्रिडिक्ट किया गया है वो ग्रेविटॉन है, और ग्रेविटॉन मासलेस होते हैं, और इसकी रेंज जो है, किसी फोर्स की रेंज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस एक्सचेंज पार्टिकल के मास के।
तो अगर पार्टिकल मासलेस है, एक्सचेंज पार्टिकल, तो उस फोर्स की जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी। बात करें ईएम फोर्स की, तो ईएम फोर्स का क्वांटा फोटोन है, फोटोन भी मासलेस होते हैं, और इस केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो इनफाइनाइट रेंज की होती है। तो हम जानते भी है कि ग्रेविटी इनफाइनाइट रेंज तक काम करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनफाइनाइट रेंज तक काम करते हैं। वीक फोर्स की बात करें तो वीक फोर्स के जो क्वांटाज हैं W प्लस माइनस और G बोसॉन, ये मास वाले पार्टिकल हैं, मैसिव पार्टिकल्स हैं, और मैसिव पार्टिकल होने की वजह से ही इसका जो मास है वो फाइनाइट रेंज का होता है, ये इनफाइनाइट रेंज तक काम नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, चूंकि मैसिव पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है R जो है फाइनाइट हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है स्ट्रॉन्ग फोर्स में। जब आप स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स में भी जैसा कि अभी हमने कहा कि ग्लूऑन और पायोन दोनों हो सकते हैं, तो अगर आप दोनों कंसीडर कर रहे हैं, ग्लूऑन भी और पायोन भी, तो पायोन के केस में जो मास है वो ये भी मैसिव होते हैं। तो मास मैसिव है तो इसका रेंज भी फाइनाइट आएगा, जो कि सही भी है, आना भी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी फाइनाइट रेंज वाले ही होते हैं। प्रॉब्लम आती है ग्लूऑन के साथ। ग्लूऑन मासलेस है, और मासलेस ग्लूऑन है तो इसके केस में तो रेंज इनफाइनाइट आनी चाहिए, इसी रिलेशन को काम में ले, बट ऐसा है नहीं। ग्लूऑन के केस में भी दो अप क्वार्क या दो डाउन क्वार्क के बीच में जो ग्लूऑन की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है वो भी फाइनाइट रेंज का होता है, इनफाइनाइट रेंज का नहीं होता, जो कि ये रिलेशन प्रोडिक्ट कर रही है। तो एक्चुअल वजह क्या है, वो अकेला पर्टिकुलर ग्लूऑन ही इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर को शो कर रहा है। तो इसे समझने के लिए आपको पहले फोर्सेस के बीच में लगने वाले मैकेनिज्म को समझना होगा। बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में लगता है। सपोज एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास स्मॉल m है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आप दोनों में से किसी एक पार्टिकल को फ्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक इकलौता पार्टिकल अकेले रह सकता है, जब तक दूसरा पार्टिकल इसके पास नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। हालांकि इनफाइनाइट रेंज है तो आप कहीं भी रख दें फोर्स लगेगा ही, बट आप उस पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो सपोज कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली हटा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। इवन वीक फोर्सेस के साथ भी यही है, वीक फोर्सेस के केस में भी पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट रह सकते हैं। बात करें पायोन की, पायोन फोर्स लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो नेचर में इकलौता प्रोटॉन भी तो रहता है। हाइड्रोजन एटम में तो इकलौता प्रोटॉन ही है, वहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो अकेला प्रोटॉन भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, आप न्यूट्रॉन को हटा सकते हैं। इन तीनों फोर्सेस के मैकेनिज्म से एक बात समझ में आ रही है कि फोर्सेस जिन दो पार्टिकल के बीच में अप्लाई हो रहे हैं उसमें से आप चाहें तो एक पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं, तब भी दूसरा पार्टिकल फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करता रहेगा। लेकिन ये बात ग्लूऑन के साथ अप्लाई नहीं होती। ग्लूऑन जिन पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, क्वार्क्स के बीच में, क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सपोज एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच में ग्लूऑन के एक्सचेंज बिहेवियर की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। आप कभी भी कुछ भी करके इसमें से एक अप क्वार्क को या एक डाउन क्वार्क को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में फोर्स का वर्किंग मैकेनिज्म ही अलग है। इसलिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि रेंज मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो इस सिनेरियो में काम नहीं करती है। इस तरह के मैकेनिज्म के लिए अलग तरह का डेरिवेशन काम में लिया जाता है, और जब आप उसे सॉल्व करके इसका रेंज कैलकुलेट करते हैं तो वो एक फाइनाइट रेंज आती है। तो ग्लूऑन के केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो फाइनाइट रेंज वाले ही होते हैं, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मैकेनिज्म बाकी मैकेनिज्म से अलग क्यों है। बाकी केसेस में आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट ग्लूऑन के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो बाकी फॉर्मूले बाकी के पार्टिकल्स पर अप्लाई होते हैं वो इन पर अप्लाई नहीं होते हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट कर लें।
नेक्स्ट है हाउ डज वीक फोर्स weak force exchange particle are responsible for बीटा डीके। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि बीटा डीके के केस में वीक फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वीक फोर्सेस जो हैं वो डीके रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर किसी बीटा डीके की आप बात करते हैं, सपोज न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन में हो रहा है, तो इस बीटा डीके में प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। ये एक बीटा माइनस डीके है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। इस बीटा माइनस डीके को अगर आप क्वार्क लेवल पर एक्सप्लेन करने जाएं तो न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क हैं, प्रोटॉन में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क है और इनका तो क्वार्क स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्क ये पड़ा है कि एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो गया और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, विच मीन्स क्वार्क लेवल पर अगर इस बीटा डीके को लिखा जाए तो डी क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। बट ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती, बल्कि ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में डी क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट होता है और एक W माइनस बोसॉन को रिलीज करता है। ये W माइनस बोसॉन वीक फोर्स का क्वांटा है जो कि बीटा माइनस डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये W माइनस बोसॉन डीके होते हैं तो ये बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल है और इनका लाइफ टाइम 10⁻⁻25 सेकेंड का होता है। इतने ही टाइम में ये डीके हो जाते हैं और ये W माइनस पार्टिकल डीके होकर इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को एमिट करते हैं और कंबाइन में हम फिर इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो बीटा माइनस डीके के केस में W माइनस पार्टिकल जो कि एक्सचेंज पार्टिकल है वीक फोर्स का, वो रिस्पॉन्सिबल है इस डीके को परफॉर्म करवाने के लिए। रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं होती बल्कि दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में डी क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट होगा, W माइनस पार्टिकल रिलीज होगा और फिर यही W माइनस पार्टिकल डीके होकर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को रिलीज करेगा। कई बार ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीटा डीके होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और बीटा माइनस डीके में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फिर बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? तो इसका आंसर यही है कि भले ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो जो W माइनस पार्टिकल रिलीज होते हैं उनके डीके की वजह से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और यहाँ से ये रिएक्शन फुलफिल होती है। तो इस तरह से बीटा माइनस डीके को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली बीटा प्लस डीके की अगर बात करें तो बीटा प्लस डीके में एक अप क्वार्क एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। अगेन अगर आप इसे क्वार्क स्ट्रक्चर के लेवल पर देखते हैं तो प्रोटॉन दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बना है, एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, विच मीन्स कि इसका एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आप क्वार्क लेवल पर इस रिएक्शन को लिखें तो एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होगा, पॉजिट्रॉन एमिट करेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होगा। बट अगेन ये रिएक्शन एक बार में एक स्टेप में पूरी ना होकर दो स्टेप में पूरी होगी। स्टेप 1 में अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होंगे और W प्लस पार्टिकल को रिलीज करेंगे। W प्लस अगेन वीक फोर्सेस का एक्सचेंज पार्टिकल है और अगेन कुछ टाइम के बाद ये डीके हो जाएंगे और डीके होने के बाद यही W प्लस पार्टिकल पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को एमिट करेंगे। तो इनके एमिशन के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जो क्वेश्चन था कि वीक फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल किस तरह से बीटा डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्हीं के वजह से बीटा डीके पॉसिबल हो पाती है। ये एक मीडिएटर की तरह इस बीटा डीके में काम करते हैं। इसे नोट कर लें।
नेक्स्ट है 24, व्हाट आर द क्वार्क्स। वेल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते भी होंगे। क्वार्क्स क्या होते हैं? तो नेचर में जितने भी पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं वो सभी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं। लेप्टॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेसॉन पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पाई मेसॉन हो, काइऑन हो, इसके अलावा रो मेसॉन पार्टिकल्स हो या ईटा मेसॉन हो, सभी मेसॉन पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं। दूसरी तरफ लेप्टॉन के अलावा जितने भी बैरियॉन्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियॉन्स हो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या फिर हाइपरॉन पार्टिकल्स हो, लैम्डा, सिग्मा, कैस्केड, ओमेगा, डेल्टा, ये सभी के सभी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं। सिर्फ लेप्टॉन, 6 लेप्टॉन पार्टिकल ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो जब इतने सारे पार्टिकल फंडामेंटल नहीं हैं तो ये किसी न किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बने होंगे। ये सभी के सभी पार्टिकल मेसॉन्स प्लस बैरियॉन्स, जिन्हें कॉमनली हेड्रॉन्स कहा जाता है, ये सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स एक मोर फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, अपने बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स हेड्रॉन पार्टिकल्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जिनके कॉम्पोजिशन से मेसॉन और हेड्रॉन्स, बैरियॉन्स बनते हैं। तो क्वार्क्स और कुछ नहीं बल्कि बिल्डिंग ब्लॉक है हेड्रॉन्स के लिए। क्वार्क्स 6 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। और इन्हीं के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चार्जेस इनके या इनके मासेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मैं वो बातें डिस्कस नहीं कर रहा, वो जस्ट आप जानते भी हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी के जितने भी पार्टिकल्स जो हमने स्पिन के बेसिस पर क्लासीफाई किए थे वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं थे। उन हेड्रॉन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो क्वार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25th। Explain the quark structure of hadron हमें हेड्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर सी बात है, हेड्रॉन 2 तरह के होंगे, या तो बेरियॉन होंगे या फिर मेसॉन होंगे। जब आप बेरियॉन की बात कर रहे हैं तो बेरियॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, विच मीन्स बेरियॉन 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिए, ये 3 क्वार्क्स हैं, इसमें कोई भी उसका एंटाई पार्टिकल नहीं है, तीनों की तीनों क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बने। जबकि मेसॉन के स्ट्रक्चर में एक क्वार्क और एक उसका एंटाई क्वार्क आता है। तो मेसॉन के लिए 2 पार्टिकल चाहिए, एक क्वार्क और एक एंटाई क्वार्क, जबकि बेरियॉन के फॉर्मेशन के लिए 3 क्वार्क पार्टिकल चाहिए। ये किसी भी एंटाई क्वार्क से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को अगर कंबाइन किया जाए तो इनके फॉर्मेशन से जो पार्टिकल बनता है वो है प्रोटॉन, और एक दूसरा पार्टिकल है डेल्टा प्लस। इन दोनों ही पार्टिकल के जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो सेम है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ। या फिर अगर आप न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन के लिए जो क्वार्क स्ट्रक्चर होता है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क का होता है। ध्यान दें, ये तीनों ही बेरियॉन है और तीनों में ही सिर्फ क्वार्क्स काम में लिए जा रहे हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर हैं। वही मेसॉन की बात करें तो मेसॉन के केस में एक अप क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क के कॉम्बिनेशन से जो पार्टिकल बनते हैं वो है पाई 0, ईटा 0, रो 0। ये तीनों ही पार्टिकल के क्वार्क स्ट्रक्चर सेम है। इसके अलावा अगर आप एक डाउन क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क कंसीडर करते हैं तो जो पार्टिकल बनता है वो पाई माइनस पार्टिकल है। तो सभी मेसॉन के लिए एक क्वार्क रहेगा तो उसके साथ एक एंटी क्वार्क भी होगा। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 2 पार्टिकल सेम क्वार्क स्ट्रक्चर कैसे होल्ड कर सकते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, that how can the delta plus and
proton have same quark structure. इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब क्वार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और ये बोला जाए कि डेल्टा प्लस और प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर बताइए, तो दोनों का ही क्वार्क स्ट्रक्चर सेम होता है। प्रोटॉन और डेल्टा प्लस दोनों के जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बने हुए हैं। तो सपोज कि मेरे पास दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो कौन सा पार्टिकल बनेगा? ये दो अप क्वार्क हुए और ये डाउन क्वार्क हुए और पूछा गया कि बताइए ये कौन सा पार्टिकल है। तो ये प्रोटॉन भी हो सकता है, डेल्टा प्लस भी हो सकता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिफाई हो सकता है तभी दोनों के जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसे समझने के लिए आपको पहले हाइड्रोजन एटम को समझना होगा। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेज दूं, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? ये तो हाइड्रोजन एटम था, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ये भी हाइड्रोजन एटम ही कहलाएगी। हम इसे हाइड्रोजन आयन भी नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस से ये फ्री नहीं हुआ है, जस्ट अपने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में चला गया है। तो दोनों ही केस में ये हाइड्रोजन एटम ही है, बट कॉन्फ़िगरेशन अलग है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन अपने लोअर मोस्ट ऑर्बिट में है, जबकि सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। अब आते हैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉन्फ़िगरेशन पे। जब आप दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हो सकते हैं, सिमिलरली दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अलग अलग तरह का हो सकता है। कैसे? क्वार्क्स जो है इनके आइसोस्पिन होते हैं और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क दोनों के ही आइसोस्पिन आई की वैल्यू 1/2 होती है। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को, तीनों ही क्वार्क को अगर पैरेलल अलाइन कर दिया जाए, इस तरह से अलाइन किया जाए कि तीनों के ही आइसोस्पिन पैरेलल हो, तो इनका टोटल आइसोस्पिन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 होगा, विच मीन्स 3/2 होगा। लेकिन दो क्वार्क को तो पैरेलल अलाइन करें और एक क्वार्क को एंटी पैरेलल अलाइन कर दें, तो इसका टोटल आइसोस्पिन 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 होगा, विच मीन्स 1/2। ये जो 1/2 आइसोस्पिन आया है ये प्रोटॉन का आइसोस्पिन है, लेकिन ये जो 3/2 आइसोस्पिन आपको मिला है ये डेल्टा प्लस का आइसोस्पिन है। अब ध्यान दें कि आपने दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को ही अरेंज किया है, जस्ट फर्क इतना है कि इनका अरेंजमेंट अलग है, अलाइनमेंट अलग है, और अलाइनमेंट की वजह से जब तीनों पैरेलल अलाइन होंगे तो वही सेम स्ट्रक्चर डेल्टा प्लस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन दो अप क्वार्क पैरेलल और एक डाउन क्वार्क और एक एंटी पैरेलल अरेंज होंगे तो वो क्वार्क स्ट्रक्चर एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये चीज़ तो यहाँ भी हो रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो दूसरे में वो सेकेंड ऑर्बिट में था, तब भी तो वो हाइड्रोजन एटम ही थे। बिल्कुल हाइड्रोजन एटम ही थे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के केस में दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो इतना कम होता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क नहीं होता है, दोनों सेम स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वार्क्स के केस में ऐसा नहीं है। क्वार्क्स के इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, पहला स्ट्रक्चर जिसका टोटल आइसोस्पिन 3/2 है और दूसरा स्ट्रक्चर जिसका टोटल आइसोस्पिन 1/2 है, के एनर्जी में बहुत गैप होता है, और इतने बड़े एनर्जी गैप की वजह से इन्हें सेम स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टिकल सेम क्वार्क स्ट्रक्चर को होल्ड करते हुए एक दूसरे से अलग हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट 27th नंबर क्वेश्चन था, वाई द कलरनेस ऑफ क्वार्क्स इज बीन
डिफाइंड। जब क्वार्क्स की डिस्कवरी हुई और अलग अलग पार्टिकल्स के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि डेल्टा प्लस प्लस पार्टिकल जो है, इनका जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो 3 अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि इसका स्पिन 3/2 है, तो जो स्पिन आता है वो 3/2 आता है, और जो कि इससे मैच होता है। सिमिलरली जो ओमेगा माइनस पार्टिकल हैं, इनके जो क्वार्क स्ट्रक्चर होते हैं वो SSS होते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस S जो है वो 3 होती है और स्पिन तो 3/2 है ही। तो इस तरह के जो पार्टिकल थे, चाहे वो डेल्टा प्लस प्लस हो या ओमेगा माइनस पार्टिकल हो, इन पार्टिकल्स में 3 अप क्वार्क या 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं। और जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 अप क्वार्क्स एक साथ अरेंज होंगे, या इसमें 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स एक साथ अरेंज होंगे। इनके स्पिन की बात करें तो अप क्वार्क्स के स्पिन हाफ होते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क के स्पिन भी हाफ है, विच मीन्स 3 हाफ क्वार्क वाले पार्टिकल पैरेलल अलाइन होकर, ये पैरेलल ही अलाइन होंगे, क्योंकि जब पैरेलल अलाइन होंगे तभी उनका स्पिन 3/2 आएगा, क्योंकि एक का स्पिन हाफ है तो तीनों पैरेलल अलाइन होंगे तो 3/2 स्पिन आएगा। तो जब पैरेलल अलाइन होंगे तो वो डेल्टा प्लस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी 2 पार्टिकल के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। यहाँ जो क्वांटम नंबर पहले वाले अप क्वार्क का है वही दूसरे का भी है और वही तीसरे का भी है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ही एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं, वो कभी भी पैरेलल अलाइन नहीं होते, क्योंकि जब एंटी पैरेलल अलाइन होंगे तो एक का स्पिन 1/2 होगा तो दूसरे का -1/2 होगा। लेकिन यहाँ तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही ब्रेक हो रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसे पॉसिबल बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कलर क्वांटम नंबर नाम दिया गया। और कलर क्वांटम नंबर ये कहता है कि सभी पार्टिकल्स को, सभी क्वार्क्स पार्टिकल को कलर दिए गए, रेड ब्लू ग्रीन कलर दिए गए। ये रेड का मतलब ये नहीं है कि वो क्वार्क रेड कलर का दिखाई देता है, रेड का मतलब एक कलर क्वांटम नंबर दिया गया जो कि +1 या -1 हो सकता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की केस में। अब कलर क्वांटम नंबर की मदद से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये कैसे होगा कि अगर 3 क्वार्क्स किसी क्वार्क स्ट्रक्चर में मौजूद है, 3 अप क्वार्क्स मौजूद है, तो तीनों के ही कलर जो है वो अलग अलग होंगे, एक का रेड, दूसरे का ब्लू, तीसरे का ग्रीन। और ये तीनों चूंकि अब एक एक क्वांटम नंबर, ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो अलग अलग है, भले ही स्पिन सेम हो, लेकिन ये क्वांटम नंबर चूंकि अब अलग अलग है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए। तो अब चूंकि इनका कलर क्वांटम नंबर जो है, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर होगा वो +1, इसका +1 और इसका +1, या फिर इसे R+1, B+1 और G+1 लिखे, ये अलग अलग है। तो ऐसे में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होती है। तो इसीलिए कलरनेस डिफाइन की गई थी क्वार्क में, ताकि वो बिना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ब्रेक किए क्वार्क स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दें। एक बहुत ही फिजिकल फिनोमिना है कि जब आप तीनों कलर को सेम अमाउंट में मिक्सअप करते हैं तो वो एक वाइट कलर बनाता है, कलरलेस। वाइट कोई कलर नहीं है, उसे कलरलेस कहा जाता है। तो जो इतने भी क्वार्क्स होते हैं, बेरियन हो, चूंकि तीनों में ही 3 डिफरेंट क्वार्क्स होंगे, 3 डिफरेंट कलर के क्वार्क्स होंगे, और वो हमेशा तीनों मिलकर कलरलेस पार्टिकल बनाते हैं। यही चीज मेसॉन के साथ भी होती है। मेसॉन में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होते हैं, और इनके कलर कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर ये रेड कलर का है, रेड +1 कलर का है, तो जो दूसरा एंटी क्वार्क होगा वो रेड -1 कलर का होगा, ताकि जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो जो पार्टिकल बनेगा वो कलरलेस होगा। तो नेचर में जो भी पार्टिकल होंगे वो कलरलेस ही होंगे, लेकिन उसके अंदर के मौजूद जो क्वार्क्स हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे कि टोटल मिलकर वो एक दूसरे के कलर को वैनिश कर दे और टोटल कलर जो है वो 0 आए। Okay, 28th. What is the quark confinement?
सिंगल लाइन में अगर इसका आंसर दें कि क्वार्क कन्फाइनमेंट क्या है, तो किसी पार्टिकल में मौजूद या पार्टिकल स्ट्रक्चर में मौजूद जितने भी क्वार्क्स हैं, आप कभी भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा उस स्ट्रक्चर में कन्फाइंड होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसे ही क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए जो पोटेंशियल दिया जाता है V, वो AR माइनस B/R होता है। इसमें पोटेंशियल V जो कि नेगेटिव ऑफ B/R है, ये एक रिपल्सिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है। विच मीन्स जब क्वार्क्स पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे R की वैल्यू कम होती जाएगी, ये वाली टर्म जो है माइनस B/R टर्म वो इफेक्टिव होती चली जाएगी। और नेगेटिव होने की वजह से, ये टर्म की इफेक्टिव होने की वजह से और साथ में नेगेटिव होने की वजह से ये रिपल्सिव नेचर को शो करती है। विच मीन्स अगर आप दो क्वार्क्स को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं तो इस टर्म के इफेक्टिव होने की वजह से उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से दोनों क्वार्क एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दूर जाने लगेंगे तो R की वैल्यू डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फर्स्ट टर्म इफेक्टिव होने लगती है। और पोटेंशियल के पॉजिटिव होने का मतलब है कि अब जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है। विच मीन्स अगर किसी स्ट्रक्चर में दो क्वार्क्स पार्टिकल हैं और अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं तो सेकेंड टर्म के इफेक्टिव होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिससे की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन जब दूर जाएंगे तो फर्स्ट टर्म इफेक्टिव हो जाएगी और अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, जिसकी वजह से वापस एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव जो है, एक दूसरे को बैलेंस कर देगी और वही स्ट्रक्चर क्वार्क्स का स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसे ही क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं कि आप चाह के भी क्वार्क्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप इसे अलग करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे R की वैल्यू ग्रेटर होती चली जाएगी, V उतना ही R की वैल्यू जैसे जैसे आप बड़ा करते जाएंगे, इफेक्टिव बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है उतनी ही घटती चली जाएगी। तो इस तरह से जितना आप इसे दूर करने की कोशिश करेंगे, रिपल्सिव फोर्स जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए सपोज कर सकते हैं कि ये दो क्वार्क पार्टिकल और इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब जब आप पार्टिकल को खींचेंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और स्प्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग वापस से दोनों पार्टिकल को अपने इक्विलिब्रियम केस में लाने की कोशिश करेगी। अगर आप इन्हें नज़दीक लेके आएंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी और स्प्रिंग के कंप्रेस होने की वजह से पार्टिकल वापस से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाने की कोशिश करेंगे और इस वजह से कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। इसे ही क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं। इसी क्वार्क कन्फाइनमेंट पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। What happened if we want to break the quark structure of a proton? ठीक है, हमें एक प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर ब्रेक करना। हम जानते हैं कि हम नहीं कर सकते, बट फिर भी हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। ये एक प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर है और चाहते हैं कि ये ब्रेक हो। तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये ब्रेक हो सके। तो जब आप इसे एनर्जी देंगे तो क्वार्क स्ट्रक्चर, क्वार्क्स जो है एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। लेकिन पता है हमें कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है वो कुछ इस नेचर का है कि वापस से इन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी जो हम जितनी एनर्जी दे रहे थे हमें उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एट द एंड आप इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देंगे कि उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ही आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे कि उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क हो गए। उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से एक अप और एंटी अप क्वार्क का पेयर जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखें, ये जो पेयर जनरेट हुआ है वो उस एनर्जी की वजह से जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जो आपने उसे प्रोवाइड करवाई थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की थी। इसके प्रोड्यूस होने के बाद वापस से ये रीअरेंज होंगे और रीअरेंज होने के बाद ये तो अलग हो जाएगा, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। क्या हुआ?
जितनी ज़्यादा आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी की वजह से वापस से प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही रह गया। पहले भी ये प्रोटॉन था और अब भी ये प्रोटॉन ही है, लेकिन उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से आपने एक पाई मेसॉन पार्टिकल को रिलीज कर दिया। यही प्रॉब्लम है क्वार्क कन्फाइनमेंट के साथ। आप कुछ भी करके प्रोटॉन में मौजूद क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, और आप एट द एंड इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देंगे कि उससे स्ट्रक्चर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उस एनर्जी से कोई दूसरा पार्टिकल जरूर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Proton mass is around 938 mega electron volt, while total mass of 2 up and 1 down quark is 10 mega electron volt. So where the mass of proton comes from. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एक प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन है। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। एक अप क्वार्क का जो मास है वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक डाउन क्वार्क का मास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरह से 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का टोटल मास 3 + 3 + 6 अराउंड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जबकि प्रोटॉन का मास अराउंड 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रोटॉन का खुद का मास, अगर मैं इसे कुछ देर के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर कर लूँ, तो कंपैरिजन पे अगर आप करते हैं तो इस 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क की वजह से जो प्रोटॉन का टोटल मास है उसका सिर्फ 1% ही ये बनेगा। दिस इज द ओनली 1% मास। फिर प्रोटॉन के पास बाकी का 99% मास कहाँ से आया? ये क्वेश्चन यही था। ये बात सच है कि एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है और इनका टोटल मास 1% ही है उसके टोटल मास का, बट इसका जो बाकी का मास है वो आया है कि जो प्रोटॉन होते हैं उसमें सिर्फ 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क नहीं होते, बल्कि अप क्वार्क और एंटी अप क्वार्क के कुछ पेयर्स होते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क्स के पेयर होते हैं। इसके अलावा जो ग्लूऑन्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ ग्लूऑन्स होते हैं, जो कि ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा है। तो ग्लूऑन जो है ग्लूऑन फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्लूऑन एक एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। इन एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि ग्लूऑन फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है और प्रोटॉन अप क्वार्क और एंटी अप क्वार्क के पेयर या स्ट्रेंज क्वार्क और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क के पेयर जो है वो एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन का मास अराउंड 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पहुंच जाता है। बट ये जो अप क्वार्क और एंटी अप क्वार्क के जो नए पेयर हैं, एक पूरे प्रोटॉन में आप 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के अलावा कुछ अप क्वार्क के पेयर होंगे, कुछ स्ट्रेंज क्वार्क के पेयर होंगे, ग्लूऑन फील्ड होगा। तो ये जो पेयर्स हैं और ये जो ग्लूऑन फील्ड है ये परमानेंट नहीं होते हैं, बल्कि लगातार क्रिएट और एनाइलेट होते रहते हैं, और ये इन जो एनर्जी है वो मास और एनर्जी में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन चूंकि ये परमानेंट नहीं है इसलिए इन्हें कभी भी इसके स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता, बट चूंकि ये मास तो है, इनका मास है, इनके पास एनर्जी है, इसी मास और एनर्जी की वजह से प्रोटॉन का टोटल मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुँच जाता है। तो नो डाउट प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से ही मिलकर बना है, बट इसका जो टोटल मास है वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद दूसरे पार्टिकल्स की वजह से भी है। आप इसे नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। Does quarks breaks charge quantization rule? चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शनल नहीं होगा, बल्कि किसी भी क्वांटिटी का जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। लेकिन एक अप क्वार्क का चार्ज 2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो सवाल ये है कि अप क्वार्क या ये जो डाउन क्वार्क है जिनके चार्जेस इंटीजर मल्टीपल में ना होकर फ्रैक्शनल मल्टीपल में है, क्या ये चार्ज क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक करते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि चार्ज कभी भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते। चार्ज हमेशा या तो पेयर में होंगे या तीन के कॉम्बिनेशन में होंगे। जैसे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के केस में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होगा। 2 अप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2/3 प्लस 2/3, क्योंकि एक का चार्ज 2/3 है, और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है। ये टोटल वैल्यू 1 आती है। तो चूंकि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा एक बाउंड स्टेट में होते हैं, और बाउंड स्टेट में टोटल चार्ज इनका 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता है, और ये जो वैल्यू है वो इस क्वांटाइजेशन रूल को फुलफिल करती है। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि क्वार्क्स जो है वो क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमेशा एक फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं, और वो फॉर्मेशन कभी भी क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If there are 6 type of quarks, then why all the particles are made of 3 quarks, up, down and strange? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो बेरियॉन्स हैं, मेजॉन्स हैं, या इवन हेड्रॉन्स, इवन जितने भी पार्टिकल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उन सभी पार्टिकल का जब आप क्वार्क स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वो सभी के सभी पार्टिकल सिर्फ 3 क्वार्क से ही बने हैं, अप, डाउन और स्ट्रेंज से, बल्कि नेचर में 6 क्वार्क्स पाए जाते हैं। तो बाकी के जो 3 क्वार्क्स हैं, चार्म, टॉप और बॉटम, वो किसी क्वार्क स्ट्रक्चर में क्यों मौजूद नहीं है? क्या उनसे रिलेटेड कोई पार्टिकल नहीं है? नेचर में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें चार्म क्वार्क या दूसरे क्वार्क्स भी काम में आते हैं, बट बात सिर्फ इतनी है कि हमने वो पढ़े नहीं। जैसे कि चार्म सिग्मा, जिसे सिग्मा C++ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका क्वार्क स्ट्रक्चर UUC है। इसी तरह से चार्म सिग्मा प्लस का क्वार्क स्ट्रक्चर UDC होता है, या फिर इवन ओमेगा प्लस C का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो CC है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही क्वार्क्स से सारे पार्टिकल्स बनते हैं, बाकी के क्वार्क्स पार्टिकल भी दूसरे तरह के पार्टिकल को फॉर्म कर सकते हैं। ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। What is the 8-fold way and can you draw it for quarks? पहले बात करते हैं कि 8-fold वे क्या है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। जैसे जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, ये बहुत डिफ़िकल्ट होने लगा कि उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाए। ऐसे में मेंडलीव ने
एक प्रपोजल दिया कि किस तरह से उन्हें एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जा सकता है। सेम काम पार्टिकल फिजिक्स में ग्लेमन ने किया। ग्लेमन ने जितने भी पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया, और इसे ही जिस तरह से केमिस्ट्री में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसी तरह से पार्टिकल फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को 8-फोल्ड वे कहते हैं। और बात रही किसी क्वार्क्स को 8-फोल्ड वे में अरेंज करने की, तो इसे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, जिसमें ये अप क्वार्क है, ये डाउन क्वार्क, और जो बॉटम वर्टेक्स है वो स्ट्रेंज क्वार्क को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर डायगोनल लाइंस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ये 2/3 और ये -1/3 है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस इनके स्ट्रेंजनेस को रिप्रेजेंट करती है। इसकी स्ट्रेंजनेस 0 और इसकी स्ट्रेंजनेस -1 है। तो ये 8-फोल्ड वे है एक क्वार्क स्ट्रक्चर का। बाकी के पार्टिकल्स, बैरियन और दूसरे पार्टिकल्स के लिए भी उनका आप 8-फोल्ड वे बना सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ जस्ट हमने क्वार्क्स के लिए 8-फोल्ड वे ड्रॉ किया है। बाकी के अब 2 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the standard model? स्टैंडर्ड मॉडल नेचर में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ध्यान दें, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए हो, उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया और इसे ही स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। तो इसे अरेंज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। नेचर में 2 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मैटर और फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले मैटर की बात करते हैं। तो नेचर में जितने भी मैटर मौजूद हैं वो या तो प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं, न्यूट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 2 पार्टिकल्स जो हैं वो अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो मैटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैटर चाहे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो या इवन कोई भी दूसरा पार्टिकल हो, वो क्वार्क से मिलकर बने हुए होंगे। और ये क्वार्क्स हैं अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम एंड चार। ठीक है, ये तो हो गए क्वार्क्स और ये सभी फंडामेंटल हैं। बट सारा मैटर इससे नहीं बनता। एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा बाहर एक इलेक्ट्रॉन भी, और इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेप्टॉन्स में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। ये 12 पार्टिकल मिलकर किसी भी मैटर को फॉर्म कर सकते हैं। यूनिवर्स में दिखने वाला कोई भी मैटर इन्हीं 12 मैटर से, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन किसी भी पार्टिकल का फॉर्मेशन या मैटर का फॉर्मेशन तब तक सफिशिएंट नहीं है जब तक कि उनके बीच में फोर्स एप्लीकेबल ना हो। आप 2 एटम बना लें और उस एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है तो वो कभी स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो फोर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, और फोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए। ये फोर्सेस थे ग्लूऑन, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा है, फोटोन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्वांटा है, W+- और जी बोसॉन, जो कि वीक फोर्स का क्वांटा है। तो इस तरह से ये 4 क्वांटा डिफाइन किए। ध्यान दें, स्टैंडर्ड मॉडल में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वांटा ग्रेविटॉन इंक्लूड नहीं किया गया है अभी तक। तो अगर स्टैंडर्ड मॉडल आपसे ड्रॉ करवाया जाता है, पूछा जाता है स्टैंडर्ड मॉडल क्या, और आप ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान रखें कि फोर्स के कॉलम में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वांटा ग्लूऑन नहीं है, और अभी तक ये डिस्कवर भी नहीं हुआ, जस्ट प्रोडिक्शन है। इन सब के अलावा आपने मैटर डिफाइन कर दिया और फोर्स डिफाइन कर दिया। बहुत ही लेटेस्ट में रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया सर्न में कि एक पार्टिकल और है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी पार्टिकल को उनका मास प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि इन सभी पार्टिकल के मास सेम नहीं है। कुछ मासलेस हैं, तो कुछ हल्के हैं, तो कुछ बहुत ही भारी हैं। तो सबके मास अलग अलग क्यों हैं, इसे डिफाइन करने के लिए एक और पार्टिकल डिफाइन किया गया और जिसे नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। ये कंप्लीट स्टैंडर्ड मॉडल है।
जिसमें 12 पार्टिकल मैटर के लिए है, 4 पार्टिकल फोर्स को डिफाइन करते हैं और 1 पार्टिकल हिग्स बोसॉन है जो इन सभी पार्टिकल्स को उनका मास प्रोवाइड करवाता है। तो आप चाहे तो इसे नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन जो था 35, tell us something about Higgs boson. हिग्स बोसॉन क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनके मासेस सेम नहीं हैं, सबके मासेस अलग अलग हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि इनके मासेस अलग अलग क्यों हैं। तो इसके लिए जो थ्योरी दी गई वो ये थी कि जब बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद जब इनिशियली मैटर क्रिएट हुए तो सभी के सभी मैटर जो है वो मासलेस थे, किसी भी पार्टिकल के पास अपना कोई मास नहीं था। लेकिन सडनली एक फोर्स फील्ड क्रिएट हुई। सपोज ये बिग बैंग है और बिग बैंग के बाद कुछ मैटर्स क्रिएट हुए, जैसे कि फोटोन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, अब क्वार्क क्रिएट हुए। इनके क्रिएशन के टाइम पे जब बिग बैंग हुआ और ये क्रिएट हुए तब ये मासलेस थे, इनमें से किसी के पास कोई मास नहीं था और चूंकि मासलेस थे तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। लेकिन सडनली अचानक से ही एक फोर्स फील्ड जनरेट हुई। इस फोर्स फील्ड को हिग्स फील्ड नाम दिया गया। जैसे ही ये फोर्स फील्ड जनरेट हुई, ये मैटर इस फोर्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट किए। ऐसे में जो मैटर इस फोर्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करते थे, जो इसके साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किए, वो उन्हें कोई मास नहीं मिला, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। फोटोन उन पार्टिकल्स में से एक है जो हिग्स फील्ड के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं करता और चूंकि ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं इसलिए इसे कोई भी मास नहीं मिला और इसीलिए फोटोन मासलेस है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को इसका मास मिला जो कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्वार्क भी हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन अब क्वार्क का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा है और चूंकि ये ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इसलिए इसे ज़्यादा मास मिला और इसका जो मास है अराउंड 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो पार्टिकल इस हिग्स फील्ड के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते गए उसे उतना मास मिलता चला गया। फोटोन कोई इंटरेक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करते हैं तो मास है, और अब क्वार्क्स काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं तो इसके पास ज़्यादा मास है। तो इस तरह से हिग्स फील्ड की वजह से सभी पार्टिकल्स को उनका मास मिला और इस हिग्स फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल डिफाइन किया गया उसे हिग्स पार्टिकल कहते हैं। इस हिग्स पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी है कि ये जो हिग्स फील्ड है एक स्केलर फील्ड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर नहीं है बल्कि एक स्केलर फील्ड है। और साथ ही जो ये हिग्स बोसॉन है ये एक स्केलर बोसॉन है जिसका स्पिन 0 है। तो 0 स्पिन का ये एक स्केलर बोसॉन है। इसके अलावा आप एक लाइन में अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हिग्स बोसॉन रिस्पॉन्सिबल है सभी पार्टिकल को उनका मास प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये कुछ 35 क्वेश्चंस थे जो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड थे और इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जैसे आप बुक्स को पढ़ेंगे आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से पता चलते जाएंगे। मैंने जस्ट कोशिश की है कि आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर प्रोवाइड करवाए जा सके ताकि आप अपने अपकमिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे पेपर के इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर उन्हें डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।